तो लर्नर्स, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो लर्नर्स, आप लोग के सोशल साइंस का फाइनल परीक्षा कब है? तो वह 16 फरवरी को है। तो 16 फरवरी के एग्जाम में ना एक भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव बाहर से न है और डिटो आपके एग्जाम में छप जाए ना, वैसे VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर चले आए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना, जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे रट लीजिएगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। पूछा गया क्या कि जो मेजिनी था ना, तो उसका संबंध किस संगठन से था। तो हम लोग जानते हैं कि मेजिनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनारी संगठन से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते तो 2 है कि रूस में जार का अर्थ क्या है। पूछा क्या है कि जो रूस में जार होता है ना, तो जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है, यह बार बार बताया है कि रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं तो 3 इस प्रकार से है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। पूछा गया है क्या कि जो हुआ हुआ आंदोलन था ना, तो यह किस प्रकृति का आंदोलन था। तो हुआ हुआ आंदोलन याद रखिएगा कि यह क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा था? क्रांतिकारी आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं तो 4 इस प्रकार से है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। पूछा गया है क्या कि जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था ना, तो हमारे प्यारे भारत में यह कब स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिए कि जब असहयोग आंदोलन 1919 में स्टार्ट होता है ना, 1919 में, तो उसी के एक साल बाद यानी कि 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते तो 5 इस प्रकार से है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। पूछा गया है क्या कि 1917 में ना हमारे भारत में पहला जूट मिल स्थापित हुआ था। ठीक है, ये तो फिक्स है, लेकिन पूछा गया कि जूट मिल जो है ना, वो सबसे पहले कहां पर, कौन से शहर में स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा कि यह पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कि जो कलकत्ता है ना, वहां पर स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 इस प्रकार से है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूछा गया है क्या कि जो पूंजीपति वर्ग होता है ना, तो उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, यही पूछा गया है। तो सिंपल है कि जो पूंजीपति वर्ग होता है उसके द्वारा सभी वर्ग का शोषण हुआ। उसमें श्रमिक वर्ग यानी कि जो लेबर होते हैं उन सभी का हुआ, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग सभी का शोषण हुआ। तो राइट आंसर जो यहाँ बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ये तो सिंपल है, जैसे कि हमारा इंडिया है तो किस में है, एशिया में है, और रूस क्या है कि यूरोप में है। तो एशिया और यूरोप के बीच में कौन से मार्ग से पूछा गया कि व्यापार होता था। तो ये बार बार आप लोग पढ़ के है क्या कि सिल्क रूट मतलब कि रेशम मार्ग से। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो 8 है कि गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। पूछा गया है कि जो गुटनबर्ग था ना, तो उसने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो सिंपल है कि जो व्यक्ति जिस धर्म से जुड़ा रहेगा उसी धर्म का पुस्तक छपेगा। तो गुटनबर्ग जो था ना, ये क्या था कि एक क्रिश्चियन था। तो क्रिश्चियन था तो वह कौन सा बुक को छपेगा, तो बाइबल को। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 इस प्रकार से है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। ये तो सिंपल है, राष्ट्रपिता, यहाँ पर पति नहीं होना चाहिए कि पिता होना चाहिए। तो राष्ट्रपिता से किसे जाए, तो हम लोग क्या जाते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो राइट आंसर जो बनेगा ना, वो महात्मा गांधी जी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 इस प्रकार से है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। पूछा गया है क्या कि हमारे समाज में कौन सा वर्ग था ना, जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। तो कौन सा आया था, जो मिडिल क्लास के लोग होते थे यानी कि मध्यम वर्ग के लोग, वही लोग। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय। पूछा गया है क्या कि जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या आता है। तो सिंपल है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना, तो उसमें स्त्री और पुरुष का जो असमान मतलब कि असमानता है ना, उसी की भूमिका के बारे में बात होता है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो 12 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में संघ राज्य की विशेषता नहीं है। पूछा गया है क्या कि संघ राज्य की कौन सा विशेषता जो है ना वह नहीं है। जैसे कि हमारा भारत देश क्या है तो एक संघ राज्य है, तो हमारे देश में क्या विशेषता नहीं है। तो सिंपल है कि अगर संघ राज्य है तो यहाँ पर इकहरी शासन व्यवस्था होगा, नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके चला हूँ और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी है, सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले, तो सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 13 नंबर क्या है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग छात्र आंदोलन, बिहार में संपूर्ण आंदोलन, ये तो बहुत बीबीआई एग्जाम है। तो संपूर्ण क्रांति का कौन नेतृत्व करते हैं तो आप लोग बार बार सुनते हुए कि जेपी, जेपी मतलब कि जयप्रकाश नारायण, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 है कि इनमें से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। पूछा गया है क्या कि इन चारों में से वो कौन सा जो है ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप क्या नहीं है तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो 15 है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में यह घोषणा कौन करता है। तो ये तो सिंपल है कि हमारा भारत जो है ना वह एक देश नहीं है बल्कि ये क्या है एक लोकतांत्रिक राज्य है। ये कौन करता है तो हमारा प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना करता है। आप लोगों के बुक के लास्ट पेज में रहता है ना प्रस्तावना, तो वही प्रस्तावना करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 इस प्रकार से कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। पूछा गया है क्या कि कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ ना जब महिलाओं की भागीदारी 10% से ज्यादा हो गया, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि कौन सा चुनाव के बाद हो गया था तो यह 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। पूछा गया है कि कौन सा जो है ना इन चारों में से कि वह राष्ट्रीय दल है, मतलब कि केंद्र सेंटर में चुनाव लड़ता है, प्रधानमंत्री वाला चुनाव कौन लड़ता है। तो सिंपल जानते हैं अभी वर्तमान में किसकी सरकार है तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और क्या है कि वह राष्ट्रीय जनता दल है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है तो राष्ट्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। सिंपल पूछा गया है कि जो लोकतंत्र होता है ना डेमोक्रेसी, तो उसका प्राण किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र का प्राण हम लोग किसे कहते हैं राजनीतिक दल को कहते हैं। किसको कहते हैं राजनीतिक दल को, क्योंकि राजनीतिक दल ही रहता है जो सेंटर में सरकार है। जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है तो उसका विरोध कौन करता है, कांग्रेस करता है, आम आदमी पार्टी करता है, ये सब करता है ना। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते तो 19 है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। पूछा गया है कि कितनी सूचियों में है ना उसका विभाजन हुआ है। तो सिंपल याद रखिएगा कि 3 सूची है। पहला क्या है कि पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है कि समवर्ती सूची। ठीक है, यही 3 सूची जो है ना वह शक्ति का विभाजन हुआ। तो कितने सूची हुआ है 3, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना तो 20 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन सा पूछा है कि जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो याद रखिए कि जो जेड गुड्डी थे ना वही क्या थे कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर जो है ना हमारे बिहार में, तो सासाराम नगर का पूछा गया कि विकास कब हुआ था। तो याद रखिए कि इसका विकास जो हुआ था ना यह मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था मिडल युग में हुआ था। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। पूछा गया है क्या कि जब बिहार विभाजित नहीं था ना तो वह कौन सा राज्य मतलब कि एक था ना सर कि वह एकमात्र नियोजित नगर था। तो कौन सा नगर था जो नियोजित नगर था तो याद रखिए कि जमशेदपुर। कौन सा जमशेदपुर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो 23 है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। जो पटना में हमारे पटना में हवाई अड्डा है ना तो उसका पूछा गया है कि उसका नाम जो है ना वह नाम क्या है। तो पटना में हवाई अड्डा का नाम क्या है तो क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किस कौन करते हैं तो जयप्रकाश। तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। रज्जू मार्ग पूछा गया है कि हमारे बिहार में जो है ना वह कहाँ पर है। तो रज्जू मार्ग कहाँ है, तो आप लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग राजगीर घूमने जाएंगे, राजगीर, तो वहीं पर है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये रज्जू मार्ग जो है ना ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसे तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ पर है। खनिज तेल मिलने का बिहार में पूछा गया कि संभावना कहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि हमारा उत्तर बिहार जो है ना उसी में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 है कि कांवड़ झील स्थित है। पूछा गया कि जो कांवड़ झील है ना तो कांवड़ झील कहां पर अवस्थित है। तो कांवड़ झील कौन से हमारे जिला में स्थित है। तो याद रखिए कि कांवड़ झील जो है ना यह बेगूसराय जिला में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 इस प्रकार से कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ना तो यह कौन से नगर में स्थित है यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि हमारे बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। तो पटना में ही संजय गांधी जैविक उद्यान है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 में है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। पूछा गया है क्या कि इन चारों में से कौन सा जो है ना कि वह एक सड़कों का मार्ग नहीं है। तो कौन सा नहीं है वर्ग, तो याद रखिए कि सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 इस प्रकार से कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। मतलब पूछा गया है क्या कि अगर किसी भी देश का अगर उसका राष्ट्रीय आय अधिक है ना तो वह क्या कहलाता है। तो सिंपल है कि जिसका अधिक रहेगा वह विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किसका पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति जो आय है ना वह सबसे ज्यादा अधिक है राज्य में, ठीक है। तो किसका सबसे ज्यादा याद है, तो याद रखिए कि गोवा राज्य का, किसका, गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। पूछा गया है कि जो मुद्रा यानी कि रुपया होता है ना तो रुपया का कार्य कौन सा है, पूछा गया है कि नहीं है। तो सिंपल है कि जो मुद्रा है वह क्या नहीं करता है, तो विनिमय का माध्यम तो यही है, मूल्य का मात्रक भी और मूल्य संचय का भी मात्रक है, लेकिन यह उत्पादन का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 इस प्रकार से है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। पूछा गया है कि हमारे भारत का ना केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक जो है ना वह कौन सा सेंट्रल बैंक है। तो कौन सा सेंट्रल बैंक है, तो रुपया आप तो देखते हैं तो उस पर कौन सा नाम लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि RBI। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का पूछा गया है कि मुख्य स्रोत जो है ना वह मुख्य स्रोत क्या है। तो सिंपल है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, अभी हमारे पास वह सूर्य है। क्या है, सूर्य है, लेकिन सूर्य यहाँ पर दिया हुआ है नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है कि पार्ले समूह ने थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। जो थम्स अप से ब्रांड है ना तो उसे पूछा गया कि कौन से ब्रांड है ना से खरीद लिया है। तो याद रखिए कि कोका कोला, किसने खरीदा है, कोका कोला ने खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। पूछा गया है क्या कि कौन सा मतलब होता है ना जिससे बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि होता है। तो किससे सबसे ज्यादा बाढ़ से हानि होता है, तो याद रखिएगा कि इससे जो हानि होता है ना वो तो फसल को सबसे पहले होता ही है, पशुओं को भी होता है और भवनों को भी होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 इस प्रकार से है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण पूछा गया कि अगर कोई भी सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होता है ना तो उसका मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन याद रखिएगा कि जो केबल होता है ना, अगर केबल टूट जाता है तभी होता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। पूछा है अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आग से जल जाता है ना तो उसका प्राथमिक उपचार पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार याद रखिएगा कि जो आग से जलता है ना तो उसका क्या होना चाहिए कि उसे ना तो ठंडे पानी से डालना चाहिए, ठीक है, ठंडा पानी डालना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। क्या है कि जब भूकंप आता है तो भूकंप सबसे पहले जो हमारे पृथ्वी के सतह पर आता है ना, तो उस सतह को पूछा गया कि सतह को क्या कहा जाता है। तो उस सतह को याद रखिएगा कि अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। और सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन है डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। पूछा गया है क्या कि हमारे बिहार का वो कौन सा क्षेत्र है ना जो बाढ़ से प्रभावित है। तो याद रखिएगा कि हमारे बिहार का जो उत्तरी बिहार वाला जो है ना वो पार्ट, वही क्या है कि सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। मतलब कि हम लोग जो मनुष्य है ना, हमारे द्वारा जनित आपदा कौन सा है। तो सिंपल है कि हम लोग क्या है कि सांप्रदायिक मतलब कि धर्म के बीच में कि हिंदू मुस्लिम लड़ना, तो ये सांप्रदायिक बनते, तो ये कौन करते हैं? हम करते हैं। आतंकवाद, आतंकवादी कौन होता है? मनुष्य ही होता है। और महामारी भी होता है, वो किसके द्वारा होता है? हम मानव के कारण ही होता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष पूछा गया है कि यह वित्तीय वर्ष कब होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष ना याद रखिएगा कि यह होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कब का? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा प्यारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ही तो हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी पर क्या है कि 70% से ज्यादा पानी है। तो पानी होने के कारण क्या है कि पानी का रंग कैसा आता है? नीला। इसलिए हमारे पृथ्वी को ना नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। पूछा गया कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, तो यह कब पारित हुआ था, यह कानून कब लागू हुआ था। तो याद रखिए कि यह 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। पूछा गया है क्या कि जो हमारा पड़ोसी देश है ना नेपाल, तो नेपाल का पूछा गया है कि वहाँ पर जो शासन प्रणाली है ना वह कैसा शासन प्रणाली है। तो वहाँ पर भी याद रखिए, जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है कि लोकतंत्र है, उसी प्रकार वहाँ पर भी है ना कि लोकतंत्र ही है। क्या है वहाँ पर? लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वह ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं तो 45 इस प्रकार से कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है, जैसे कि बीजेपी है, तो बीजेपी क्या है कि एक राजनीतिक दल है, तो उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। तो उसे यह मान्यता कौन देता है? तो सिंपल है कि उसे निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन देता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल नंबर 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया हुआ है। तो कौन सा मूल अधिकार दिया हुआ है? तो आर्टिकल 19 में क्या है दिया हुआ कि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का, यानी कि राइट टू फ्रीडम है दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं तो 47 है कि टीपू सुल्तान शासक थे। जो टीपू सुल्तान का आप लोग लगातार नाम सुनते होइएगा, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा कि यह मैसूर के थे। कहाँ के? मैसूर के थे। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो 48 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछा गया है कि यह कब हुआ था। तो याद रखिए कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं तो 49 है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा गया है कि कौन सा सबसे, जहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है। तो कहाँ पर होता है? तो याद रखिए कि हमारे बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है? तो झारखंड। तो झारखंड में ही यह होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर बढ़ते तो 50 है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है। जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग होता था ना उसका सबसे पहला कौन था, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा यह सबसे पहला था ना, यह टाटा लौह और इस्पात कंपनी यानी कि TISCO था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और आज हमने सोशल साइंस में जो भी क्वेश्चन किए ना 1 से लेकर 50 तक, ये सभी क्वेश्चन BBI और डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो 50 यानी 51 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन बचे उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।